बीजेपी वॉशिंग मशीन जो सारे करप्ट पॉलिटिशियन की दाग चुटकियों में धो दे। मोदी वॉशिंग पाउडर जो हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की पूरी कोशिश। ऐसा कहना ओपोजिशन पार्टी का है, मेरा नहीं। और मेरे हिसाब से बीजेपी ने उन्हें कहने के मौके भी दिए हैं। आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। सेम घोटाले लगे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पे, जो 22 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, जो 2013 में उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठी। लेकिन अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उनको 2015 में बीजेपी में शामिल होते ही सारे जांच रोक दिए गए और उन्हें दे दिया गया। बाय द वे, ये सब छोटे मोटे लीडर नहीं है, एक समय अपोजिशन पार्टी के टॉप के लीडर थे। आज ये लोग बीजेपी के परमानेंट लीडर बन चुके हैं। 2014 से लेकर 2023 तक ऐसे 253 कैंडिडेट हैं जो अपनी अपनी पार्टी का एमएलए और एमपी सीट छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वहीं पर मल्लिका अर्जुन खड़गे का कहना है कि ये आखिरी चुनाव है और इस बार अगर मोदी जी फिर से आए तो ना ही चुनाव होगा, ना ही देश में लोकतंत्र बचेगा। भारत में तानाशाही शुरू हो जाएगी। आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नए करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। लेकिन ये कांग्रेस लीडर का ही कहना नहीं है। मोदी जी खुद 5 फरवरी 2024 को पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि सरकार का तीसरा टर्म आने में ज्यादा से ज्यादा 125 दिन बाकी है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं और इस बार बीजेपी 370 सीट से ज्यादा सीट जीतने वाली है। एनडीए को तो 400 पार करका ही के रहेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बीजेपी के पास कोई मास्टर स्ट्रोक है या कोई मैजिक जो एक एक करके सारे अपोजिशन टॉप लीडर को अपने पार्टी में मिला ले रही है? लेकिन अब जो नेता बीजेपी में ना शामिल होना चाहे वो भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कोई घूस दे रहा है या उनके सरकारी एजेंसियों का दबाव डालकर उन्हें धमकाया जा रहा है? तो दोस्तों आज ये सब कुछ जानेंगे कि आखिर बीजेपी का स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन अब तक हमारे एनालिस्ट के हिसाब से बीजेपी 3 तरीके से अपने साथ नेताओं को जुड़ने के लिए मजबूर कर रही है। फिर सवाल ये भी उठता है, क्या अपोजिशन पार्टी दूध के धुले हुए हैं? ये अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी के ऊपर हमेशा एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या ये कारनामे उन्होंने कभी नहीं किए? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और बीजेपी आज इन सारे पार्टियों का राज खोल के आपके सामने लाएंगे, जो मीडिया चैनल आपको नहीं बताते हैं, ताकि आप भी समझ जाए कि पॉलिटिशियन क्या क्या दांव खेलते हैं। तो दोस्तों आपने तो देखा होगा कि मीडिया पे कम लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज ज्यादा वायरल हो रहा है कि जल्दी 1 पार्टी और 1 रूल आने वाला है, डेमोक्रेसी खत्म और तानाशाही शुरू होने वाली है। ये एलिगेशन हर उस पार्टी से मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि उनकी नेताओं को बीजेपी ने अपने पार्टी में मिला लिए। अब हम उन नेताओं की हिस्ट्री देखते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो इतना तो समझ में आता होगा आपको कि बीजेपी में लोग कई वजह से ज्वाइन हो रहे हैं। चलो इसे समझने के लिए 3 बड़े मिनिस्टर का केस से ही समझते हैं। स्टार्टिंग विथ महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र के नारायण राणे जी, जो महाराष्ट्र के एक सीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने शिवसेना के साथ अपनी करियर की शुरुआत की, पर 2005 में शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना से बाहर कर दिया और उन्होंने तत्काल फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जहां पर उन्हें यकीन दिलाया गया कि अगले 6 महीने में फिर से वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन 12 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया कांग्रेस के रूल में। लेकिन इस पूरे समय में उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी रीजन में पॉलिटिक्स की अपनी एक बहुत बड़ी गढ़ बना ली थी। और वहीं पर रत्नागिरी रीजन में बीजेपी के लिए 2019 में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी और 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर रत्नागिरी रीजन का एक बीजेपी स्ट्रॉन्ग लीडर बने और बदले में बीजेपी ने उन्हें एमएसएमई का यूनियन लीडर बना दिया। और मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया के साथ भी कुछ ऐसे सिमिलरिटी देखने को मिला, जिसकी फैमिली 2 जनरेशन से, यानी उनके पिता माधवराज सिंधिया और ये खुद कांग्रेस के नेता थे। इनका खुद का पूरे मध्य प्रदेश में एक स्ट्रॉन्ग रोल था। इसके बाद भी उन्हें कांग्रेस में एक मनचाही पोस्ट पाने की बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने इन्हें नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय देने का वादा किया। अब ये सिमिलरिटी इतनी महत्वपूर्ण रही जो कई दशक से बीजेपी के विद्रोह में बोल रहे थे। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। वो अब बीजेपी का दामन थाम लिया। वो तो खुद ज्वाइन किए लेकिन अपने साथ 22 एमएलए को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दिए। अगर सेम चीज आप देखोगे तो असम में भी यही हुआ। असम के फार्मर सीएम तरुण गोगोई के बाद अगर कोई सीएम बनने के रेस में था तो वो थे हेमंत बिस्व शर्मा। इसे नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स किंग कहे जाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा को भी बीजेपी ने ऑफर दिया कि बीजेपी ज्वाइन करते ही वो सीएम पद के लिए फर्स्ट चॉइस रहेंगे।
और जैसे ही ज्वाइन की वो सीएम भी बन गए। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन सीएम पद के लिए नहीं किए हैं, इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। क्या आप जानते हो हमारी पार्लियामेंट में 40% ऐसे नेता चुन के आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। एक आम इंसान सारी जीवन मेहनत करता है ताकि उसका परिवार अच्छा जीवन जी सके, लेकिन इन नेताओं के पास इतने अरबों रुपए जमा हो जाते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरों वाली जिंदगी जीती रहे। तो काफी नेताओं के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, तो साथ में उनकी कहानियां तो इंटरेस्टिंग है लेकिन काफी सीक्रेट भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्राइम बहुत कॉमन है, आपने तो देखा ही होगा। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে। अब देखो ऑपोजिशन या किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी जो भी हैं, आपने उनके मुंह से एक बात बार बार सुनी होगी कि बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह है, सारे भ्रष्ट नेताओं के पाप धो देती है। ऑपोजिशन का मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपने तो देखा होगा। The moment you switch over to the BJP, the cases against you get withdrawn. Whether it's Suvendu Adhikari, Hemant Biswa Sarma, Digambar Kamath, Pratap Sarma. दूसरी पार्टी के टॉप लीडर जैसे ममता बनर्जी दिन पहले बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाई थी कि बीजेपी ईडी को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर रहा है। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया कि एजेंसी बीजेपी का विपक्ष मिटाओ सेल है। अब वैसा नैरेटिव इसलिए बिल्ड हुआ कि काफी केस में ये सब देखने को मिला है। जिन भी लीडर के ऊपर सीबीआई या ईडी का केस था, जैसे जैसे वो बीजेपी ज्वाइन किए, या तो धीरे धीरे केस बंद हो गए या तो पूरे तरह से खत्म कर दिए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा के केस का थोड़ा सा रोल इसमें समझते हैं। तो साल 2013 में सारा इंडिया पूरे शारदा स्कैम की बात कर रहा था। वो स्कैम जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उनके इन्वेस्ट अमाउंट पे हाई रिटर्न अमाउंट देने को प्रॉमिस किए थे, लेकिन उन सब के सारे पैसे डूब गए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोलकाता की सड़कों पे उतर के निवेशक जो हैं, जिन्होंने इस समूह में पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से 200 इन्वेस्टरों ने सुसाइड कर ली। और इस पूरे स्कैम के सेंटर में थे हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये एलिगेशन लगे हुए थे कि वो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जिस इन्वॉल्वमेंट के बाद सीबीआई बार बार अपने ऑफिस को हेमंत बिस्वा शर्मा से चक्कर लगवा रही थी। Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata, he will be questioned in connection with the Sardha Chit Fund scam. लेकिन जैसे ही 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अपने साथ 9 कांग्रेस एमएलए को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दिया, तो 4 सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2019 में हेमंत जी के खिलाफ एक केस एकदम बंद हो गया। इनफैक्ट जब अमित शाह के एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा कि हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे कि नहीं, तो उन्होंने इस पूरे बात को अवॉइड कर दिया। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चले भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। और यही सेम फैक्टर और भी कई लीडर के साथ हुई है। महाराष्ट्र में हमेशा से स्टेट पार्टी यानी लोकल पार्टी जैसे शिवसेना और एनसीपी हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है। आज आप देखेंगे कि दोनों पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी के यानी एनसीपी के अजीत पवार। अगर एनसीपी में देखा जाए शरद पवार के बाद कोई नंबर 2 का नेता था तो वो थे अजीत पवार, और ईडी उन्हें एक नहीं कई घोटालों के लिए उनसे जांच कर रही थी, जिसमें सबसे बड़े एलिगेशन है 70,000 करोड़ रुपए की इरिगेशन स्कैम की और महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के फ्रॉड का। This morning, trouble mounts for Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar in the cooperative bank scam. जिस केस को लेकर महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया था, जिसका ये मीम्स भी बहुत वायरल हुआ था। आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। जैसे ही 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिला लिए, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने सब कुछ बुलाकर डिप्टी सीएम की चेयर शेयर कर ली। और अगेन वही सब चीज देखने को मिली है जनवरी 2024 में। ईडी ने अजित पवार को पिछले 25 साल पुराने केस को सिर्फ 6 महीने में ही बरी कर दिया। और शिवसेना के प्रताप सरनाईक के साथ तो कॉमेडी हो गया। प्रताप महाराष्ट्र के करेंट सीएम एकनाथ शिंदे के बहुत क्लोजेस हैं, जो 2020 में ईडी के रडार पे थे और बार बार वो ईडी ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। उनपे इल्जाम था 2020 में टाप्स ग्रुप को एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देकर 7 करोड़ की रिश्वत ली थी, लेकिन 2022 में उन्हें बीजेपी में जुड़ते ही केस एकदम बंद हो गया। और ईडी के इकोनॉमी ऑफिसर्स विंग ने केस क्लोज का कारण क्या बताया कि पूरा केस एक गलती थी। फिर सेम यही पैटर्न वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला। शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के
फाउंडर थे और ममता बनर्जी के बहुत ही क्लोजेस्ट थे। नारदा स्ट्रिंग केस में उनके ऊपर FIR हुआ और 2016 में CBI ने उनसे सवाल किए। तो बेसिकली नारदा न्यूज ने 2014 में ही स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें शुभेंदु के साथ और 2-3 TMC मिनिस्टर एक कंपनी से रिश्वत ले रहे थे। लेकिन नारदा न्यूज ने 2016 की इस स्ट्रिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल बंगाल इलेक्शन के समय पब्लिक किया। वो काफी वायरल हुआ और उसी साल शुरुआत में शुभेंदु को जरूर अरेस्ट किया गया, लेकिन 2020 में बीजेपी ज्वाइन करते ही और 2021 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को हरा देते हैं नंदीग्राम सीट को जीतकर। और नंदीग्राम सीट को जीत के लेकर उनके केस के खिलाफ सब चुप बैठ गए, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि नारदा केस के FIR में उनका नाम ही नहीं था। ममता बनर्जी ने बीजेपी के इसी टैक्टिक्स को देखकर उन्हें वॉशिंग मशीन बोल रही हैं, जहां पर क्राइम और घोटाले करने वाले जाते हैं और बेदाग होकर निकल जाते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन,